नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वालोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं और इसके अंतर्गत हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम 6वें चैप्टर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने भारत का परिचय, मौलिक भौतिक विभाजन, तटीय भाग, भारत के राज्यों के शासित प्रदेश, प्रजातियां और जनजातियां और अपवाह तंत्र पर पहुंच चुके हैं। हम अपवाह तंत्र के अंदर 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, एक गंगा नदी तंत्र है और एक ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। तो आप इन सभी वीडियो को जाके हमारे चैनल सक्सेस तक पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और पहली क्लास से अभी तक का वीडियो सारे देख सकते हैं। सारे वीडियो आधा घंटे के होंगे लगभग, ज़्यादा बड़े वीडियो ही नहीं। तो आप स्पीड मीटर लगा कर जल्दी जल्दी देख सकते हैं, ठीक ना। तो सभी क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और आप प्ले लिस्ट को चेक करें, पूरा लोकल वाली प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और एक प्ले लिस्ट और बनी हुई है जिसमें हमने भारतीय भूगोल का भी अध्ययन करा पढ़ाया हुआ है, जो कि बोर्ड से थ्योरी पढ़ाई हुई थी, बोर्ड में पढ़ाए हुए थे। अगर आप उसको देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने पर वो सीरीज कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हम कल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आज क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले हम गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। चलिए पहले थ्योरी फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा किया गया है। दक्षिणी भारत के मुख्य जल विभाजक का कार्य पश्चिमी घाट के द्वारा किया गया है, जो तटीय तट के उत्तरी से दक्षिण की ओर बैठा हुआ। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किसकी ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। पूर्व की ओर बहती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखो सीधी बात है कि ये भारत रहा, और पूर्व की तरफ जो नदियां बहेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो पश्चिम की तरफ नदियां बहेंगी वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी, मतलब कि ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए, या भारत के यहाँ पे जो है गहराई कम है समुद्र की, तो इसीलिए तो यहाँ पे नदियाँ जाती हैं तो बहुत ऊंचाई से नहीं गिरती हैं और उनमें प्रवाह कम रहता है, तो इसलिए फैल जाती हैं। फैल के ऐसे ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं। और जो यहाँ पे अरब सागर की तरफ, यहाँ पे समुद्र थोड़ी गहरी है, तो यहाँ पे नदियाँ आती हैं डायरेक्ट गिरती हैं, तो यहाँ पे इसीलिए ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर बहती है तो ज्वार नदमुख में बनाती है, तो वही देखो हमने बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा का उद्गम मैकाल के अमरकंटक चोटी से हुआ। देखिए आपको याद करना कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ? मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से हुआ, जो अरब सागर में जाके मिलती है। ये सबसे बड़ी भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। तो पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो ये जो याद करना है आपको। इन दोनों पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी है, जिसके होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा का पश्चिम की ओर बहाव कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है, ठीक है। अब देखते हैं नर्मदा की लंबाई कितनी है। तो नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर नर्मदा की लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र, इसको नहीं याद करना आपको। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा अपने मुहादे में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर विंध्यन पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पे ये बीच में से मतलब गहरे भ्रंश घाटी बनाती हुई बहती है, ठीक है। यहाँ से ये नर्मदा बह रही है और यहाँ से बहती है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ इसके हैं, दोनों तरफ पहाड़ हों और बीच में से नदी बहे तो इसे भ्रंश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा गहरे गाढ़ से बहती है, ठीक ना। तो जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा गहरे गाढ़ से बहती है, मतलब गाढ़ बनाती है। गाढ़ मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का बना देती है, मतलब गाढ़। ताप्ती या तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो इसको याद करना है कि तापी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर की है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह क्षेत्र है और अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोदावरी के बारे में देखते हैं। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर की है। यह नदी महाराष्ट्र से नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत में से पार करते हुए दक्षिण पूर्व की हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों में
गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अब इसको याद रखना कि प्रायद्वीपीय नदी में से किसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी में 50% भाग है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और पुडुचेरी के यनम में तक स्थित है। ठीक है, गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे याद करना है गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आपकी इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, ये सब सहायक नदियां हैं या उप नदी हैं किसकी है, गोदावरी की है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, बेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसके देखिए गोदावरी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दक्षिण गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण की गंगा मतलब कि पवित्रता के मामले में जो दक्षिण की गंगा है वो कावेरी को कहा जाता है। लेकिन अगर बड़ा के हिसाब से देखा जाए, अपवाह तंत्र के विस्तार के हिसाब से देखा जाए, तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाएगा, गोदावरी को कहा जाता है। देखिए वहां पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से निकलता है, 1400 किलोमीटर से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। अब इसकी देखिए कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचप्रभा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। मूसी और भीमा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार भी पूछ चुका है कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, क्योंकि मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर बसा पड़ा है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो देखते हैं इसकी सहायक नदियां फिर से पढ़ते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा और मूसी और भीमा। ठीक है, तो मूसी और भीमा को याद करेंगे कि ये कहाँ की नदियां हैं। मतलब भीमा महाराष्ट्र में बहती है, अब मूसी मतलब कि मूसी नदी तेलंगाना राज्य में है, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। जल विवाद, देखिए जल विवाद किनके नीचे हुई है, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना, किसी के बीच में है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, और इससे निपटाने के लिए समिति का गठन किया गया। तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसका कोई सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज। ठीक है, महानदी मध्यपूर्व की नदी है, जो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए महानदी का उद्गम कहाँ से है, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से, जो धमतरी जिला में है छत्तीसगढ़ के, पूर्व की ओर प्रभावित होती हुई छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रभावित होती हुई बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटका के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटका के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। 800 किलोमीटर की लंबाई के वाली अपवाह तंत्र वाली क्षेत्र प्रभावित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कहाँ कावेरी नदी कहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो कहाँ मिल जाती है, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको याद रखना है कि कावेरी नदी कहाँ पे बंगाल खाड़ी से मिल जाती है, तो तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह अपवाह क्षेत्र केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु संशासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो कावेरी नदी किसका निर्माण करती है, तो कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। मतलब 3 द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगमम द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां, तो कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। तो कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी कैसी सहायक नदियां हैं, कावेरी की सहायक नदियां। ठीक ना। देखिए भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी पर बनती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद करना कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी में बनता है, जिसे शिव समुद्रम कहते हैं। अगर ऊंचाई के आधार पर कुछ दूसरा हो सकता है, जोग हो सकता है, लेकिन जो आयतन के आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि कावेरी नदी में बनता है। ठीक है, तो आयतन के सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी में बनता है, जिसे शिव समुद्रम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, चलिए कोलार क्षेत्र में प्रदान की जाती है। ठीक है, इस जलप्रपात द्वारा विद्युत बनाया जाता है, जिसे मैसूर, बेंगलुरु और कोलार क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना। एस्चुरी के बारे में आपको बता ही दिया कि एस्चुरी क्या है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। ठीक है, तो इसको याद करना है
कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी बनाती है, जो कि जाके गिरती है हडसन की खाड़ी में। हडसन की खाड़ी कनाडा में जाके मिलती है। हडसन के नहीं, मैके की खाड़ी में कि हडसन की खाड़ी में, नहीं हडसन की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, तो इसको याद करना है कि हडसन की खाड़ी में सेंट लॉरेंस नदी जाके गिरती है। ठीक है, मिशिगन ओंटारियो झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है नदी और उसके उद्गम स्थल और लंबाई, तो इसको फटाफट देख लेते हैं। नर्मदा कहाँ से निकली है? तो नर्मदा अमरकंटक मैकाल पर्वत से 1312 किलोमीटर, तो इसको याद करना, नर्मदा की लंबाई याद करना 1312 किलोमीटर। ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल पहाड़ी, मुल्ताई मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? 1465, इसको भी याद करना है। त्रयंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा कहाँ से निकलती है? 1400 किलोमीटर की है, महाबलेश्वर से। कावेरी ब्रह्मगिरी कोडाबू से निकलती है, 800 किलोमीटर की है। महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे सहायक नदियां, नदी और सहायक नदी एक बार पढ़ लेते हैं। तो नदी और सहायक नदियों वाले लिस्ट में पहले गोदावरी की नदी, गोदावरी देखते हैं। गोदावरी की सहायक नदियों में पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती शामिल है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, इसको शामिल है। ठीक है, क्या है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और पंचगंगा शामिल है। कावेरी में अमरावती, भवानी। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, क्योंकि अमरावती में आप लोग कंफ्यूजन कर सकते हैं और अमरावती को कृष्णा की सहायक नदी बता सकते हैं, लेकिन अमरावती आंध्र प्रदेश से बहते हुए जाके कावेरी में मिलती है। तो इसलिए इसको याद करना है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी सहायक नदी है। अब महानदी में कौन, महानदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल। शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल महानदी की नदियों, महानदी की सहायक नदियों के बारे में कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल, शिवनाथ, हसदेव और इब और तेल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये रहा थ्योरी वाला पार्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कितना इसमें। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत आपको 57 क्वेश्चन करीब है। 57 क्वेश्चन के करीब हैं, तो हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे, और नहीं तो 25 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, और अगर हो पाएगा तो पूरा करने की कोशिश करेंगे, और नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कथन कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सही है कि गलत है? सही है, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि छोटे मार्ग से कड़ी तट से कठिन चट्टानों में भी प्रवाहित होती हैं, तो पश्चिम की नदियां। ठीक है, तो ए और दोनों सही है, और ए और दो व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं जो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम तथ्य देखो, हाँ, तो इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कथन और कारण वाला क्वेश्चन ये भी है, तो देखते हैं इसको ध्यान से देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है। सही है, ये सही है। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है, और ए और बी दोनों की आर और कथन और कारण दोनों का व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। देख लेते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। इसका प्रमुख कारण है कि ये नदियां भारत के ढाल का अनुसरण न करके भ्रंश प्रभावित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कूट वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 कूट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, तो ये तो सही है, रिफ्ट घाटी में तो बहती ही है नर्मदा नदी, पहला तो सही है। ठीक है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, नहीं ये गलत है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्व की तरफ है। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है, तो 1 2 सही होना चाहिए, लेकिन 1 2 इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए गलत है।
देखिए इसलिए इसको इस क्वेश्चन के डिलीट कर दिया गया था। 1 2 इसमें सही होगा, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन 1 2 वाला नहीं दिया है ना, तो इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया था। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। हाँ तो ठीक है, प्रभावित होती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर होने के कारण इस पर कथन 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही रहेंगे इसके, सही ना। चलिए देखते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 25 क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन से 2 पर्वत श्रेणियां के बीच में बहती हैं? तो नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। वह एक भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, दूसरा सही है। तो ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत है और आर सही किस ऑप्शन में है? तो ए गलत है, आर सही है, डी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने में डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, सही है। ठीक है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी निर्माण करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हास्ट खंड का। तो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है? वायुमूल, हिमानी मूल, संरचना मूल, ज्वालामुखी मूल। कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत सी वाला संरचनात्मक मूल इसके लिए सही है। ठीक है, दिए गए नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इसको संरचनात्मक मूल कहते हैं। ठीक ना। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा डेल्टा बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? तो कौन सी प्रभावित होती है? सोन, कावेरी, रिहंद, यमुना। कौन सी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सी प्रभावित होती है? तो डी नंबर ऑप्शन, मतलब ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, यह मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, इसको तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, तापी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। तो ताप्ती नहीं गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और तापी। तो भ्रंश घाटी से कौन सी प्रभावित होती है? तो तापी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? रायपुर, कोरबा, बस्तर और राजनांदगांव। 16वां। तो पहला राजनांदगांव नर्मदा नदी का बेसिन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पीछे का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से, जबकि महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी से होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा, दामोदर, महानदी, ताप्ती। तो नर्मदा का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 19 देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो वास्तविक स्रोत कौन सा है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो सी नंबर ऑप्शन है कि बिलासपुर जिले के सोनबच्छरवार। ठीक है, सोनबच्छरवार, बिलासपुर जिले में सोनबच्छरवार। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है, सोन नदी वाला जो एक्सप्लेनेशन है, इसको थोड़ा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लगभग 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको करने का प्रयास करेंगे। आज हमने थ्योरी किया और 20 क्वेश्चन किए। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल सक्सेस को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा लाइक करेंगे। और प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।